हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो टॉपिक अभी हमने कंप्लीट किया है उसके बेटा 3 इम्पोर्टेंट सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज कैश मैनेजमेंट, सेकंड वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड थर्ड वन इज रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो आज की क्लास में बेटा हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो सबसे पहला पार्ट है कैश मैनेजमेंट, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि कैश मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। कैश मैनेजमेंट का बेटा सिंपल सा मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कैश। कैश मैनेजमेंट वर्ड बेटा दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, कैश प्लस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग बेटा आपको पता है, मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर हम जब कैश मैनेजमेंट की बात करेंगे तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बेटा किसकी करेंगे, कैश की। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमारा कैश मैनेजमेंट है उसके अंदर जिन जिन बातों को बेटा कवर किया जाता है, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले नंबर पे कैश मैनेजमेंट आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कैश का मैनेजमेंट करना जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम, हाउ मच टू मेंटेन द कैश बैलेंस। कि एक बिजनेसमैन को अपने ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। अब बेटा जो कैश बैलेंस है वो मेनली किस पे डिपेंड करेगा, किसी भी बिजनेस को अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कितना कैश बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। वैसे तो बेटा कैश की जो नीड है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। आपके बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो बेटा जितना बड़ा होगा, हाँ जी बेटा, ऑपरेटिंग साइकिल अगर लार्ज होगा तो बेटा कैश की जो नीड है, आपकी कैश बैलेंस की जो नीड है वो भी ज़्यादा होगी। यदि बेटा आपका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कम है, छोटा है, तो उस केस में आपकी कैश की नीड भी क्या होगी, कम होगी। बेसिकली बेटा जो कैश की नीड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो कैश इनफ्लो है और जो कैश आउटफ्लो है उसके बीच में तालमेल कितना है। यदि एक टर्म आती है बेटा सिंक्रोनाइजेशन, मैं लिख देता हूँ यहाँ, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब बेटा होता है तालमेल। यदि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में तालमेल बना हुआ है, मींस एक तरफ से पैसा आ रहा है, जितनी आपको ज़रूरत है बेटा पैसा आ रहा है, और दूसरी तरफ से जो आपके खर्चे हैं, आउटफ्लो है, उधर से आप उनकी पेमेंट कर रहे हो, और दोनों के बीच में परफेक्ट तालमेल बना हुआ है, सिंक्रोनाइजेशन बना हुआ है, तो उस केस में तो बेटा कैश बैलेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सपोज करो बेटा मेरे पास कहीं से 10,000 रुपये आने हैं और मैंने किसी के 10,000 रुपये देने भी हैं सेम डे पे, और जिस बंदे से मैंने पैसे लेने हैं वो देने भी आ गया, ठीक है, और जिसको मैंने देने हैं वो लेने भी आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में क्या हो गया, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन, परफेक्ट तालमेल है। तो उस केस में बेटा क्या मुझे कैश बैलेंस अलग से रखने की ज़रूरत है, नहीं है। बट ये बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होना इम्पॉसिबल है। कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बीच में बेटा तालमेल मिलना बहुत मुश्किल है। बिजनेस के अंदर हम हमेशा नेगेटिव अप्रोच पे चलते हैं। नेगेटिव अप्रोच का मतलब हम ये मान के चलते हैं कि जिससे हमने पैसे लेने हैं वो तो देने आएगा नहीं, बट जिसको मैंने आज पेमेंट करनी है वो लेने ज़रूर आएगा। ठीक है ना, बिजनेस के अंदर बेटा हम यही मान के चलते हैं कि यदि आपने किसी के 10,000 रुपये देने हैं वो तो आज ज़रूर आएगा आपसे लेने, बट जिससे आपने आज 10,000 रुपये लेने हैं वो देने के लिए नहीं आएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से हमें कैश बैलेंस बेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। और दूसरा रीज़न बेटा अभी मैंने बताया ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल बेटा जितना ज़्यादा होगा
उतना ही ज़्यादा कैश की नीड भी ज़्यादा होगी। और ऑपरेटिंग साइकिल बेटा जितना छोटा होगा कैश की नीड कम होगी। ऑपरेटिंग साइकिल का कंसेप्ट मैं आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ। ठीक है जी। जो बेटा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जनरली ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, लार्ज होता है, तो इसीलिए वहाँ कैश की नीड भी ज़्यादा होगी। और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बेटा ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होगा तो कैश की नीड भी कम होगी। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो है हम इस चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि कितना कैश बैलेंस हमें मेंटेन करना है, इस चीज़ की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। दूसरी बात बेटा इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं, हाउ टू फाइनेंस द डेफिसिट। डेफिसिट बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा डेफिसिट। कैश डेफिसिट की बात चल रही है। कैश की जो डेफिशिएंसी है, कमी है, उसको बेटा कैश डेफिसिट बोलते हैं। देखो किसी भी बिजनेस के अंदर कैश की रिक्वायरमेंट का पता लगाने के लिए हम दो चीज़ों का पहले बेटा अनुमान लगाते हैं। एक तो एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज और दूसरी चीज़ है बेटा एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो। कहाँ कहाँ से पैसा आने की संभावना है और कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च होने की संभावना है। इसको बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दूँ, एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो, और इसको बेटा एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो। हाँ जी बेटा लिख सकता हूँ मैं ऐसे। हाँ जी सर आप लिख सकते हो। ठीक है बेटा, आपने मुझे परमिशन दे दी है, मैंने लिख दिया एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो और एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से सुनिएगा, दो बातें हो सकती हैं यहाँ पर। यदि आपका एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो से बेटा क्या है, कम है। ठीक है, इनफ्लो आपका कम है, आउटफ्लो ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए बेटा मेरा इनफ्लो तो है 10,000 का और आउटफ्लो कितने का है, आउटफ्लो बेटा मेरा है 15,000 का। तो यहाँ पर 5,000 में बेटा क्या कहलाएगा, डिफरेंस। एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के डिफरेंस को बेटा क्या बोलेंगे यहाँ, इस 5,000 को बेटा बोलेंगे डेफिसिट। ठीक है जी। डेफिसिट कब अराइज होता है, जब आपका आउटफ्लो ज़्यादा हो और इनफ्लो कम हो, तो उस सिचुएशन में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड डेफिसिट। और सरप्लस बेटा कब आएगा, सरप्लस तब आएगा जब आपका इनफ्लो बेटा आउटफ्लो से ज़्यादा हो। ठीक है जी। एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो, मान लीजिए मेरा कैश इनफ्लो तो 25,000 का है और आउटफ्लो बेटा है सपोज करो 10,000 का, तो यहाँ पर बेटा जो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस। अब बेटा यहाँ पे भी देखिए, अगर डेफिशिएट आता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी और सरप्लस आता है तो क्या प्रॉब्लम आएगी, और उस प्रॉब्लम को कैश मैनेजमेंट सोल्व करेगा। ठीक है जी। डेफिशिएट आने पे हमें क्या देखना होगा, या डेफिशिएट आने पे जो फाइनेंस मैनेजर है उसे क्या डिसाइड करना होगा कि ये डेफिशिएट कैसे अरेंज किया जाए। अब डेफिशिएट को अरेंज करने के बेटा दो मेथड हो सकते हैं, या तो आप बोरोइंग्स करोगे, बोरोइंग्स का मतलब कहीं से पैसा उधार लोगे अपनी डेफिशिएट को पूरा करने के लिए, या दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब जो आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई हैं उसको सेल करोगे। ठीक है जी। बिजनेसमैन ने जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्हें क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो या तो बेटा आप 5,000 की कमी को पूरा करने के लिए कहीं से पैसा उधार लोगे, या फिर अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है जी। तभी आप अपने डेफिसिट को पूरा कर पाओगे। तो हमें कैसे करना चाहिए, बोरोइंग करनी चाहिए या मार्केटेबल सिक्योरिटी को सेल करना चाहिए, इस बात का रिप्लाई हमें कौन देगा, कैश मैनेजमेंट। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर बेटा सरप्लस हो जाता है, सरप्लस बेटा कब होगा, हाँ जी बेटा, सरप्लस तब होगा जब आपका इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है। तो सरप्लस के केस में जो सरप्लस मनी है वो कैसे यूज़ की जाएगी, या तो बेटा सरप्लस मनी को
हम अपने पिछली जो बोरोइंग्स हैं उसकी रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। अगर बेटा किसी महीने आपके बिजनेस में सरप्लस हो जाता है तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि किसी तरीके से मैं अपनी पिछली उधारियाँ, पिछली जो मेरी बोरोइंग्स हैं उसकी मैं रीपेमेंट कर दूँ। तो यहाँ पर एक तो बेटा रीपेमेंट में यूज़ हो सकता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने किसी का कोई पैसा नहीं देना, आपकी कोई उधारी नहीं है, तो उस केस में बेटा फिर आप क्या करोगे? उस केस में आप ये सोचोगे कि सरप्लस मनी को मैं कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है जी? जो भी बेटा आपका सरप्लस है, उसमें से जितनी आपकी कैश की रिक्वायरमेंट है, उतना तो आप अपने पास रख लोगे और बाकी पैसा जो आपकी एक्स्ट्रा आपकी नीड से ऊपर आपके पास है, तो आप उसको सोचोगे कहाँ पर मैं इन्वेस्ट करूँ। तो वहाँ पर बेटा मोस्टली बिजनेसमैन उसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको कैश मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले इनफ्लो और आउटफ्लो का एस्टीमेट लगाएंगे हम। तो पहले इनफ्लो और आउटफ्लो का जो डिफरेंस है बेटा वो चेक करेंगे। अगर इनफ्लो आउटफ्लो से क्या है, कम है, तो उस केस में डेफिशिट होगा, और इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है तो सरप्लस होगा। डेफिशिट के केस में हमें फाइनेंस मैनेजर को क्या सोचना है कि इस डेफिशिट को कहाँ से अरेंज किया जाए, क्या कहीं से पैसा उधार लिया जाए या कंपनी की या फर्म की जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उनको सेल किया जाए। और सरप्लस के केस में अगर आपके पास सरप्लस बचता है तो उस केस में बेटा हमें क्या सोचना है कि उस सरप्लस का यूज़ या तो हम किस लिए करेंगे, रीपेमेंट करने के लिए। जो पिछला आपके ऊपर उधार चढ़ा हुआ है, पिछली बेटा जो आपकी बोरोइंग्स हैं, उन बोरोइंग्स की रीपेमेंट कैसे की जाए। या फिर भी आपकी कोई बोरोइंग्स नहीं है, मान लीजिए पीछे पीछे की आपकी कोई उधारी नहीं है, तो उस केस में आप सरप्लस मनी को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करने का मतलब है आप मार्केटेबल सिक्योरिटीज को क्या करोगे, परचेज करोगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब बातें बेटा हम कैश मैनेजमेंट में पढ़ने वाले हैं। आगे बेटा मूव करते हैं हम। अब बेटा बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट के जो मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बेटा एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट कैश। अब बेटा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। हाँ जी बेटा, देखिए तीन चीज़ें होती हैं बेटा। एक होता है एक्सेसिव कैश, एक होता है इनएडिक्वेट कैश, और एक होता है बैलेंस्ड कैश। इसको बेटा मैं एक लाइन की हेल्प से समझाता हूँ। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लो बेटा, मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इस लाइन के ऊपर बेटा मैं तीन चीज़ें मार्क कर रहा हूँ। देखिए, ये तो है बैलेंस्ड कैश, ठीक है जी। बैलेंस्ड कैश को मैं ऑप्टिमम कैश बैलेंस भी कह सकता हूँ। ऑप्टिमम का मतलब वो कैश बैलेंस जो आपके बिजनेस की नीड्स को पूरा करने के लिए ना तो कम है ना ज़्यादा है, ऑप्टिमम है, बिल्कुल ऑप्टिमम का मतलब बैलेंस्ड है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ बेटा क्या आती है, हाँ जी बेटा, यहाँ बेटा मैं मार्क कर रहा हूँ बैलेंस्ड कैश से अगर आप ज़्यादा कैश रखते हो, ये बेटा जो रीज़न है, एक ये हो गया, और एक बेटा मैं और ले लेता हूँ। लो बेटा, एक ये रीज़न है आपका। तो ये बेटा जो रीज़न है, बैलेंस्ड कैश से अगर आप कम रखते हो, इस पोर्शन को मैं नाम दे रहा हूँ, हाँ जी बेटा, इनएडिक्वेट कैश। देखिए ये तो बैलेंस्ड कैश है, बैलेंस्ड कैश से बेटा कम रखोगे तो उसे मैंने नाम दे दिया इनएडिक्वेट कैश, यानी कि जितनी कैश की ज़रूरत है आपने उससे कम रखा हुआ। और ये बेटा जो सिचुएशन है, अगर आपने बैलेंस्ड कैश से ज़्यादा रखा है, उसे मैं नाम दे रहा हूँ एक्सेसिव कैश, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सेसिव कैश और इनएडिक्वेट कैश दोनों ही सिचुएशन बिजनेस के लिए हार्मफुल है। अब कैसे हार्मफुल है बेटा, दोनों को एनालाइज कर लेते हैं एक बार। आप बेटा मुझे ये बताओ, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कैश रखोगे, मान लीजिए आपने कैश जो है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए मेरी रिक्वायरमेंट है 20,000 की, हर महीने मेरे को 20,000 रुपये का कैश चाहिए,
ठीक है, और मैंने बेटा रख लिया 50,000 का, ठीक है, रिक्वायरमेंट तो मेरी बेटा 20,000 की है, और मैंने रख कितने का लिया, 50,000 का कैश रख लिया, कितने रुपए का ज़्यादा रख लिया, 30,000, उसे एक्सेसिव कैश का नाम दे दिया मैंने। 30,000 का बेटा कैश आपने फालतू रख लिया, तो इसका क्या नुकसान होगा, ज़्यादा कैश रखने से जितनी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे बेटा आपने 30,000 पे ज़्यादा रख लिए, उसका बेनिफिट क्या होगा और नुकसान क्या होगा, दोनों को एनालाइज करते हैं। बेनिफिट तो बेटा ये है कि आपकी जो लिक्विडिटी पोजीशन है, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एट ए पार्टिकुलर टाइम। लिक्विडिटी पोजीशन बेटा आपकी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग। लिक्विडिटी आपकी बहुत अच्छी होगी क्योंकि हर टाइम आपके पास कैश अवेलेबल है। दूसरी बात, सोलवेंसी। सोलवेंसी का मतलब क्या होता है, आपकी अपनी बिजनेस लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। जब बेटा आपके पास कैश अवेलेबल है तो कोई भी आपका सप्लायर जिससे आपने उधार माल खरीदा है, जब यदि वो आपसे पैसे लेना आता है, पेमेंट लेने आता है, तो आप फटाफट पैसे निकाल के उसको दे दोगे क्योंकि आपके पास कैश बैलेंस अवेलेबल है। तो लिक्विडिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, सोलवेंसी पोजीशन भी बेटा स्ट्रॉन्ग होगी, बट प्रॉफिटेबिलिटी बेटा आपकी पुअर होगी। प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, एडवर्स। प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट बेटा क्यों पड़ेगा, क्योंकि आपने 30,000 का कैश ज़्यादा रखा हुआ है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे 30,000 पे आपने ज़्यादा रख लिए, उससे नुकसान क्या होगा, वही पैसा यदि बैंक में बेटा पड़ा होता, बैंक में आप डिपॉजिट करवाते तो बैंक से क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। वही पैसा यदि आप किसी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में लगाते तो वहाँ से बेटा इनकम आती, उस इनकम का आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है जी, इसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि आपको उस चीज़ का बेटा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उस 30,000 के ऊपर जो आपको इनकम हो सकती थी उस इनकम का आपको त्याग करना पड़ा। तो प्रॉफिटेबिलिटी उससे क्या हो जाएगी, आपकी एडवर्स होगी। तो ये बेटा एक्सेसिव कैश रखने के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। चलिए अब दूसरी बात को बेटा डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने बेटा इनएडिक्वेट कैश रख दिया। इनएडिक्वेट कैश का मतलब जितनी बेटा आपकी रिक्वायरमेंट थी, मेरी रिक्वायरमेंट तो है 20,000 की, मेरी हर महीने 20,000 की रिक्वायरमेंट है और मैंने बेटा कैश रखा हुआ है 15,000। 5,000 बेटा मैंने कम रखा है कैश, इनएडिक्वेट 5,000 से। हाँ जी बेटा, मैंने कैश कम रखा है, पहले मैंने 30,000 कैश ज़्यादा रखा हुआ था, अब बेटा मैंने 5,000 से कैश कम रखा है, इनएडिक्वेट। तो इस केस में क्या होगा, हाँ जी बेटा, कैश कम रखने से क्या नुकसान है बताओ। कैश कम रखने से बेटा आपकी जो लिक्विडिटी है, आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एट एनी टाइम, वो आपकी पुअर होगी। ठीक है जी, आप अपनी बिजनेस लायबिलिटीज़ की पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाओगे, मीन्स आपकी सोलवेंसी पोजीशन भी पुअर होगी। हाँ जी बेटा, सोलवेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस। तो आपकी बेटा जो अपनी ऑब्लिगेशंस को पेमेंट करने की कैपेसिटी कैसी होगी, पुअर, क्योंकि आपने इनएडिक्वेट कैश रखा हुआ है, जितनी कैश की रिक्वायरमेंट है उससे कम कैश आपके पास है। और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बेटा आपकी अच्छी होगी, प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। प्रॉफिटेबिलिटी हाई क्यों होगी, क्योंकि बेटा आपने अपने पास ज़रूरत से कम कैश रखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि बाकी कैश आपने या तो बैंक में रखा होगा या किसी मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट की होगी, उससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। तो दोनों ही सिचुएशन के बेटा अपने अपने प्लस माइनस हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो हमें बेटा एक ऐसा बैलेंस क्रिएट करना है दोनों के बीच में कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ जी बेटा, लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। और उस बैलेंस को क्रिएट करने के लिए हमें बेटा क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ऑप्टिमम कैश बैलेंस बेटा उसी को बोलते हैं, दैट कैश बैलेंस विच इज़ केप्ट बाय बिजनेस बाय इस्टेब्लिशिंग द बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्वेश्चन राइज ये होता है कि ये ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाएगा और कितना बैलेंस होना चाहिए। इसके लिए बेटा हम फर्दर आगे आने वाली क्लासेस में ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिटरमाइन करने के बेटा कुछ मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स पर स्टडी करेंगे। ठीक है जी।
मैं अभी ब्रीफली आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आगे आने वाली क्लासेस में ऑप्टिमम कैश बैलेंस को डिटरमाइन करने के बेटा हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो वैसे तो 3-4 मॉडल्स हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है जो बेटा हम स्टडी करेंगे, उसमें बेटा एक तो आएगा बामोल मॉडल। हाँ जी बेटा, एक बामोल मॉडल आएगा, एक बेटा मिलर एंड और मॉडल, एक बेटा हमारा है मिलर एंड ओ डबल आर, मिलर और मॉडल बोल देते हैं इसे। एक दो मॉडल्स बेटा और भी हैं, बट ये दोनों मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स हैं जिनकी हेल्प से हम ऑप्टिमम कैश बैलेंस डिटरमाइन करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो कैश मैनेजमेंट का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? टू अवॉइड द सिचुएशन ऑफ एक्सेसिव एंड इनएडिक्वेट कैश। और आगे क्या कहता है? बाय इस्टेब्लिशिंग द बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। उसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में बैलेंस क्रिएट करना होगा। और टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश, ये बेटा मैं बता चुका हूँ, टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश। ठीक है जी। ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश के अभी अभी मैंने बताया दो मॉडल्स हम पढ़ेंगे, एक बामोल मॉडल और एक बेटा मिलर और मॉडल। और लास्ट ऑब्जेक्टिव बेटा जो कैश मैनेजमेंट का है वो है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब बेटा कैश मैनेजमेंट जो है दैट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेटा आपने दो गोल पढ़े हुए हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उन दोनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट बेटा कौन सा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है या टू गो वो है वेल्थ मैक्सिम। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का बेटा मतलब क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का सीधा संबंध है शेयर होल्डर की अर्निंग के साथ, अर्निंग पर शेयर को इम्प्रूव करना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो फाइनेंस मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है उसके पीछे एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि किस तरीके से शेयर होल्डर की अर्निंग को इम्प्रूव किया जाए। शेयर होल्डर बेटा कौन है? कंपनी के ओनर हैं। तो सिंपल सी बात है, कंपनी के ओनर की अर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनकी वेल्थ इंप्रूव होगी। तो अर्निंग पर शेयर जैसे बढ़ेगी उससे बेटा शेयर होल्डर की वेल्थ भी बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कैश मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव बेटा कॉमन है, ये सभी में आप लिख सकते हो, कैश मैनेजमेंट में भी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में भी, रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जितने भी आगे हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट की ब्रांचेस सभी में ये बेटा जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। वेल्थ डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग ऑफ शेयर, अर्निंग पर शेयर। जैसे जैसे अर्निंग पर शेयर इंप्रूव होगी ऑटोमेटिकली शेयर होल्डर की वेल्थ भी इंप्रूव होती चली जाएगी। हाँ जी बेटा, अब कैश मैनेजमेंट को बेटा स्टार्ट करने से पहले हमें जो बिजनेस के अंदर जो कैश की जो रिक्वायरमेंट है, किसी भी बिजनेस में जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसके पीछे मोटिव्स क्या क्या मोटिव होते हैं, यानी कि हमें जो कैश की रिक्वायरमेंट है उसके पीछे बेटा क्या क्या मोटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो मोटिव है कैश रखने का बिजनेस के अंदर वो क्या है? तीन बेटा मेन मोटिव हैं। सबसे पहला मोटिव है, हाँ जी बेटा, ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब बेटा ये है टू मीट द डे टू डे एक्सपेंसेस। जो हमारे बिजनेस के बेटा रूटीन के खर्चे हैं या जो हमारे बिजनेस के जो डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उसके लिए जब हम कैश की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं दैट इज नोन एज ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है। ट्रांजैक्शन मोटिव का मतलब क्या है? टू होल्ड द कैश टू मेक रूटीन पेमेंट्स। अब रूटीन पेमेंट में बेटा क्या क्या आता है, सुनिए ध्यान से। रूटीन पेमेंट में बेटा बेसिकली तीन चार बेटा चीज़ें आएंगी इसके अंदर। देखिए मैं लिख देता हूँ, रूटीन के बेटा जो पेमेंट्स हैं उसके अंदर क्या क्या आता है। एक तो बेटा पेमेंट टू सप्लायर्स, या ये कह लीजिए पेमेंट फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स। और बेटा क्या आएगा इसके अंदर? जो आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं जिनको आप फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी कह देते हैं, उसके लिए आपके ऑफिस के खर्चे। हाँ जी बेटा, ऑफिस घर के एक्सपेंसेस कह लीजिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके अलावा बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस,
इन सब खर्चों के लिए बेटा जो हमें कैश की जरूरत पड़ती है उसे हम कौन सा मोटिव बोलेंगे? ट्रांजैक्शन मोटिव। इसके अलावा बेटा और भी हो सकते हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको एडवांस टैक्स पे करना होता है, तो ये भी बेटा रूटीन पेमेंट में आ गया। तो जब भी किसी बिजनेसमैन को अपने रूटीन के खर्चों के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जिस जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसे बेटा हम कौन सा मोटिव बोलेंगे? ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है जी। चलिए दूसरा मोटिव बेटा क्या है? दूसरा मोटिव है बेटा स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव का मतलब बेटा है टू होल्ड द कैश टू इंजॉय सम प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। बिजनेस के अंदर बेटा टाइम टू टाइम कोई ना कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो। सपोज कीजिए बिजनेस को बेटा एक बार साइड में रखते हैं। मान लीजिए आज बेटा मार्केट में गोल्ड का रेट एकदम डाउन आ गया। सपोज कीजिए आज के लिए गोल्ड का रेट 30,000 हो गया। वैसे गोल्ड का रेट चल रहा है 55,000, 50,000 के आसपास चल रहा है। बट मान लीजिए एक दिन के लिए वो डाउन आ गया 30,000, तो ये एक प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है। अगर इस प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या हमारे पास बेटा कैश अवेलेबल नहीं होना चाहिए? अगर कैश अवेलेबल होगा तभी तो हम इस अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाएंगे। तो जब भी हमें किसी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी को एंजॉय करना हो और उसके लिए कैश की जरूरत हो, उसे बेटा कौन सा मोटिव बोलते हैं? स्पेक्यूलेटिव मोटिव। आज किसी कंपनी के शेयर्स के रेट डाउन चले जाएं। हाँ जी बेटा, आज एक कंपनी के शेयर के रेट डाउन हो गए एकदम। जिस कंपनी के शेयर का रेट मान लीजिए 200 रुपये पर शेयर चल रहा था, वो आज एक अचानक 20 रुपीज़ पे आ गया। 180 रुपये बेटा कम हो गया और 20 रुपये पे आ गया। और आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हो, आप शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप शेयर खरीद पाओगे। मीन्स जब भी बिजनेस के अंदर बेटा कोई प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी आए और उसको आप इंजॉय करना चाहते हैं और उसके लिए आपको कैश की ज़रूरत है, तो उस मोटिव को हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा रॉ मटेरियल, मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है और रॉ मटेरियल बेटा सस्ता हो गया। रॉ मटेरियल कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए बेटा सस्ता हो गया और आप इस मौके को खोना नहीं चाहते, तो यदि आपके पास कैश अवेलेबल होगा तो आप फटाफट से ऑर्डर करके बेटा वो रॉ मटेरियल परचेज कर लेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले लेंगे। तो इस तरीके से बेटा जब कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव मोटिव। चलिए तीसरी बात, हाँ जी, स्पेक्यूलेटिव मोटिव जो है ये बेटा नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। ठीक है जी, इसीलिए लिखा हुआ है डू नॉट कम इन ए रेगुलर मैनर। मींस ये किस नेचर की होती हैं? जो प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज नॉन रेकरिंग नेचर की, बार बार ना आने। उसके बाद बेटा आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। हाँ जी बेटा, प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब है कि जब आपको बेटा जो कैश की रिक्वायरमेंट है किसी कंटिजेंसीज के लिए, कंटिजेंसीज होता है अचानक बेटा कोई मिस हैपनिंग हो जाए। बिजनेस के अंदर टाइम टू टाइम बेटा मिस हैपनिंग्स भी होती रहती हैं। कुछ कंटिजेंसीज आ सकती हैं जब आपको कैश की ज़रूरत पड़े। जैसे अब कोविड के टाइम में लगा लीजिए, कोविड के टाइम में बेटा जब बिजनेस ठप पड़े हैं तो आपको अपने रूटीन के जो खर्चे हैं वो भी बेटा निकालने मुश्किल हो गए। आपको अपने वर्कर की सैलरी देनी, एक बिजनेसमैन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया वर्कर की सैलरी देना, सप्लायर की पेमेंट करना। तो जब भी इस तरीके से कोई कंटिजेंसीज आ जाए, ठीक है जी, तो उस केस में जब आपको कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे हम कौन सा मोटिव बोलेंगे? प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको पैसे पे बेटा अरेंजमेंट रखना चाहिए। और इस तरह की सिचुएशन से निपटने के दो तरीके हैं बेटा प्रिकॉशनरी मोटिव में। आपको या तो इसके लिए एडिशनल कैश रखना चाहिए। अब क्योंकि अब ये जो कंटीजेंसीज है बेटा, सुनो, कंटीजेंसीज हमेशा अनसर्टेन होती है। कंटीजेंसी जो होती हैं वो अनसर्टेनिटीज़ हैं। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब इनका बेटा टेक तो टाइमिंग फिक्स नहीं है, पता नहीं कब अनसर्टेनिटी आ जाए। एक तो बेटा टाइमिंग फिक्स नहीं है और दूसरा हमें ये भी नहीं पता कि जब वो अनसर्टेनिटी आएगी या जब वो मिस हैपनिंग होगी तो हमें कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो हमारी जो कैश की नीड है उसके लिए क्या हमें अलग से एडिशनल कैश बैलेंस हर टाइम तैयार रखना चाहिए। अब बेटा अगर मैं मान लीजिए मैं प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए प्रिकॉशन के तौर पे मैं अलग से 1 लाख रुपए निकाल के रख देता हूँ कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी आएगी तो मैं उसके लिए उस पैसे को यूज़ करूँगा। बट उस अनसर्टेनिटी का टाइम भी पता नहीं, वो अनसर्टेनिटी अभी 6 महीने में आएगी या कई सालों के बाद आएगी, उसका कोई टाइमिंग तो है नहीं। तो वो जो पैसा मेरा 1 लाख रुपए है वो तो उसके ऊपर तो ब्याज का पड़े पड़े नुकसान होता रहेगा। तो अच्छा ये है कि आप प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए जो कैश रखना चाहते हैं वो कैश की फॉर्म में ना रख के उसको बेटा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज के रूप में रखो। ठीक है जी, मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको आप कभी भी सेल करके इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपके पास बेटा कोई ना कुछ इनकम भी आती रहे। ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपया बेटा रख लिया अलग से और आपको ज़रूरत पड़ी उसकी 5 साल के बाद कोई मिस हैपनिंग हुई तब बेटा आपको ज़रूरत पड़ी, तो 5 साल तक तो वो 1 लाख रुपये पे आपका ब्याज का नुकसान होता रहेगा। तो अच्छा क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए कैश बैलेंस ना रख के आपको क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा दो। ठीक है, जैसे आजकल लोग एसआईपी में पैसा लगा देते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड का आता है ना, तो उसको बेटा कभी भी आप इजीली म्यूचुअल फंड से आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये बेटा बेसिकली 3 पर्पज़ है। प्रिकॉशनरी मोटिव के बारे में बेटा एक कहावत भी है। हाँ जी बेटा, एक कहावत है कि एक इंसान की लाइफ में 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ओल्ड वाइफ, ओल्ड डॉग एंड मनी। ठीक है जी, कि इंसान के जब ऊपर जब मुसीबत आती है तो 3 जने ही साथ निभाते हैं। ठीक है जी, वो 3 बंदे कौन से हैं, एक ओल्ड वाइफ और एक आपका डॉग और तीसरी आपकी मनी। चलिए बेटा बात करते हैं, ये हमारे मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश बेटा कंप्लीट हो गए। अब आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कैश प्लानिंग की। कैश प्लानिंग बेटा क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। कैश प्लानिंग में का मतलब है प्लान एंड कंट्रोल द यूज ऑफ कैश, कि किस तरीके से हमें कैश की प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का मतलब बेटा ऑप्टिमम, टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम बैलेंस ऑफ कैश। ठीक है जी, या टू एस्टिमेट द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज एक्यूरेटली। यहाँ पर बेटा मैंने लिखा सबसे पहले टू प्लान। प्लान का मतलब क्या है, यहाँ पर एस्टिमेशन ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज एक्यूरेटली। और दूसरी चीज़ क्या लिखी है, कंट्रोल द यूज़ ऑफ कैश, कि जो कैश आप खर्च कर रहे हो, हाँ जी बेटा, उसको कंट्रोल करना है कि कहीं आपका जो कैश है बेटा वो मिस यूज़ तो नहीं हो रहा। ठीक है, कंट्रोल का मतलब ये है कि आपको लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में बैलेंस क्रिएट करना है, बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। अब बेटा ये जो कैश की प्लानिंग है, ध्यान से सुनिएगा, कैश की प्लानिंग डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे की जा सकती है। ठीक है जी, जब हम कैश की प्लानिंग बेटा डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर करते हैं तो उसके लिए हम कैश बजट बनाते हैं। ठीक है, जब भी हमें कैश की शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी हो, शॉर्ट टर्म प्लानिंग बेटा डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली भी हो सकती है, उसके लिए हम कैश बजट बनाते हैं। और जब हमें कैश की प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए करनी हो, लॉन्ग टर्म का मतलब यहाँ पर 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए बेटा अगर मुझे प्लानिंग करनी है तो उस केस में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो बेटा कैश बजट। हाँ जी बेटा, कैश प्लानिंग के अंदर हम दो चीज़ों के बारे में बेटा बात करेंगे। एक तो बेटा कैश बजट। कैश बजट हम कब बनाएंगे, जब हमें शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। और दूसरी चीज़ है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा हम कब बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक नाम हो रहा है एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा हम तब बनाएंगे जब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब मंथली और क्वार्टरली कह सकते हो। हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मीन्स
जब आपको मंथली या वीकली या क्वार्टरली प्लानिंग करनी हो, इवन हाफ ईयरली भी करनी हो, तो भी बेटा हम कैश बजट ही बनाएंगे। बट जब आपको कैश की प्लानिंग करनी है लॉन्ग पीरियड के लिए, हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब यहाँ पर है एनुअली, ठीक है जी, 1 साल के लिए प्लानिंग करनी है, तो उस केस में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना चाहिए। अब ये देखो बेटा, जो कैश प्लानिंग है, कैश प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। सबसे पहली बात जो हमें कैश प्लानिंग में कंसीडर करनी है वो है एस्टिमेटिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो। सबसे पहले बेटा हमें अनुमान लगाना होता है कि हमारा किस किस साधन से कितना कितना पैसा और किस किस समय पर आने की संभावना है। टाइमिंग एंड अमाउंट, अमाउंट का मतलब हाउ मच, ठीक है जी, हाउ मच एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो, और टाइमिंग का मतलब व्हेन। इन दो चीज़ों के बारे में बेटा हमने अनुमान लगाना है, व्हेन और हाउ मच, वे कितने कैश की ज़रूरत पड़ेगी, कितना कैश हमारे पास आने की संभावना है, अभी इनफ्लो की बात कर रहे हैं, और कब वो कैश हमारे पास आएगा, उसका हमें अनुमान लगाना है। अच्छा, दूसरी चीज़ बेटा हमें किस चीज़ का अनुमान लगाना है, अगेन एस्टिमेटिंग द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश आउटफ्लो, कि हमने जो कैश आउटफ्लो करना है, जो बेटा हमारा पैसा खर्च होगा, वो कब होगा और कितना खर्च होगा। फिर वही दो बातें आती हैं, व्हेन, टाइमिंग का मतलब होता है व्हेन, कब खर्च होगा, और हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे बेटा जो मैंने लिखा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो है, हाँ जी बेटा, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो वो भी 3 तरह का हो सकता है। बिजनेस के अंदर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो 3 तरह की एक्टिविटीज़ में होता है। 12th क्लास में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक पढ़ा है, तो वहाँ पर आपने पढ़ा है कि कैश का इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो, उसमें 3 तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नाम दे देते हैं। और इनफ्लो और आउटफ्लो बेटा दोनों की बात कर रहा हूँ। इनफ्लो और आउटफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हो सकता है, दूसरा और कौन सी एक्टिविटी में हो सकता है, एक तो बेटा ये हो गया ऑपरेटिंग, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, दोज एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स। इसके अंदर बेटा आ जाता है परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट। सेल ऑफ फिक्स एसेट से तो इनफ्लो होगा और परचेज से क्या होगा, आउटफ्लो। इसके अलावा जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। और जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उससे होने वाली इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो भी इसी में आएगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आपका इनफ्लो और आउटफ्लो हो सकता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। हाँ जी बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फंड से रिलेटेड है। जैसे, हाँ जी बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स, आपने शेयर इश्यू कर दिए, या इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या बोरोइंग्स। अब इसमें बेटा दोनों चीज़ें देखना, इश्यू ऑफ शेयर से तो इनफ्लो होगा, रिडम्शन, रिडम्शन से क्या होगा, आउटफ्लो। तो इश्यू एंड रिडम्शन दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ऐसे ही आपने डिबेंचर इश्यू किए, इश्यू ऑफ डिबेंचर, उससे इनफ्लो होगा, रिडम्शन ऑफ डिबेंचर से आउटफ्लो होगा। ऐसे ही आपने बैंक बोरोइंग की है तो इनफ्लो हो रहा है, और अगर आप रीपेमेंट करोगे तो आउटफ्लो होगा। और जब भी बेटा आप फाइनेंस अरेंज करते हो तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड पे करना पड़ता है, डिविडेंड पेड, डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेड, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, बट डिविडेंड पेड हो और इंटरेस्ट पेड हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। ये सब बातें बेटा आपने 12th क्लास में पढ़ी हुई है। चलिए, उसके बाद तीसरी चीज़ बेटा क्या देखनी है हमें, तीसरी चीज़ हमने देखनी है एस्टिमेट द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ कैश डेफिसिट। फिर वही बात आती है, टाइमिंग का मतलब व्हेन, किस समय पर, और कितने अमाउंट का हमारा कैश डेफिसिट होगा। कैश डेफिसिट बेटा मैंने अभी बताया, कैश डेफिसिट कब होता है, जब आपका एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो कम हो
किससे? एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो से। तो उस केस में कितने अमाउंट का कैश डेफिशिएट कौन से महीने में और कितना अमाउंट डेफिशिएट होने की संभावना है एस्टिमेटेड, वो हमें अनुमान लगा के रखना चाहिए ताकि हम टाइमली उसके लिए अरेंजमेंट कर सकें। या तो हम बोरोइंग्स करेंगे डेफिशिएट के लिए, या मैंने आपको बताया था अपनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को क्या करेंगे? सेल करेंगे। और यदि बेटा सरप्लस, फिर वही बात आती है, अगर किसी महीने सरप्लस आता है तो सरप्लस का भी हमें पता होना चाहिए कि कौन से महीने में और कितना अमाउंट सरप्लस होने की संभावना है, ताकि हम उसको, सरप्लस कब होगा? जब एस्टिमेटेड कैश इनफ्लो बेटा क्या हो? ज़्यादा हो एस्टिमेटेड कैश आउटफ्लो से। तो सरप्लस का टाइमली पता लगाना क्यों ज़रूरी है? ताकि हम पहले से ही उसके बारे में सोच सकें कि इस महीने में हमें सरप्लस होने वाला है, इस महीने में हमारी सेल ज़्यादा होगी, तो हमारे पास पैसा ज़्यादा आने वाला है, तो उस मनी को हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है ताकि हमारे ब्याज का नुकसान ना हो। या तो सरप्लस को हम रीपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। रीपेमेंट का मतलब अगर हमारा पिछला कोई उधार पेंडिंग है, उस उधार को चुकाने के लिए यूज़ करेंगे। या फिर बेटा अगर हमारे ऊपर किसी तरह का कोई उधार नहीं है, तो फिर हम सोचेंगे कि सरप्लस मनी को कहाँ पर हम क्या करें? इन्वेस्ट करें, ताकि हम उससे इनकम अर्न कर सकें। तो ये बेटा सब जितने भी एस्पेक्ट्स मैंने बताए हैं, ये सब किसके अंडर कवर होते हैं? कैश प्लानिंग। और कैश प्लानिंग करने के लिए अभी मैंने बताया हमें दो चीज़ें बनानी होती हैं, कैश बजट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश बजट कब बनाते हैं जी? कैश बजट बेटा बनाते हैं शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए, ठीक है जी, शॉर्ट टर्म प्लानिंग। और कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनाएंगे? जब हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग मैंने बता दिया था आपको, वीकली भी हो सकती है, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मतलब जब आपको एनुअल कैश नीड को, ठीक है, असेस करना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक नाम और भी है, एडजस्टेड नेट इनकम मेथड। लो बेटा, आज की बेटा हमारी क्लास पूरी हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम बात करेंगे कैश बजट के बारे में, ठीक है जी। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। इसके बेटा अच्छे से आप नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही बेटा इजी चैप्टर है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।